दोस्तों नमस्कार। कोई तो उठकर कहे इस देश की संसद की जरूरत है किसे। संसद के भीतर उठते हुए सवालों को लेकर अगर इस देश की जनता से जुड़े मुद्दों को आप परखना चाहते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे। सरकार के दस्तावेज खुद संसद के भीतर जो कहते हैं, क्या उसकी जांच होनी नहीं चाहिए? क्या उस पर रोक लगनी नहीं चाहिए? जो भी फिगर, जो भी डाटा, जो भी आंकड़ा सरकार पार्लियामेंट के भीतर बतलाती है वो वाकई हैरान करने वाला है। लेकिन हमने कहा ना, हिम्मत दिखाएगा कौन ये कहने की कि इस संसद का मतलब है क्या। लोकतंत्र के मंदिर के नाम पर इमारत बदल दी गई और यह कहा गया यह शानदार इमारत है, बहुत शानदार स्पीकर है, बहुत ही तौर तरीके के साथ यहां बैठने की व्यवस्था की गई है और आने वाले वक्त में जब सांसदों की तादाद बढ़ जाएगी तो सभी इसी में समा जाएंगे। लेकिन इसके भीतर का सच क्या है और क्या वाकई धीरे धीरे लोकतंत्र की परिभाषा को बदला गया? उसके बाद लोकतंत्र की इमारत को बदला गया और अब लोकतंत्र के इस मंदिर की उपयोगिता पर भी सवाल है। सवाल इसलिए है क्योंकि कल ही पार्लियामेंट का सत्र शुरू हुआ। 24 घंटे बीते नहीं प्रधानमंत्री यात्रा पर निकल गए। आप कह सकते हैं दूसरे देश की यात्रा में अपने देश के प्रधानमंत्री की मौजूदगी मायने रखती है। वाकई मायने तो रखती है, लेकिन पहले अपना देश, अपनी गवर्नेंस, अपनी सरकार, अपने नागरिक, यहां के लोगों की जरूरतें, उन जरूरतों को लेकर समाधान की दिशा में उठने वाले कदम, या फिर एक ऐसी लकीर इस लोकतंत्र के मंदिर में अब खींच दी गई जिसमें वाकई कोई खड़ा हो ही नहीं पाएगा और यह कहने की हिम्मत जुटा नहीं पाएगा क्योंकि उसकी खुद की जरूरत इस दौर में खत्म हो गई। यह सवाल विपक्ष से है, उसी विपक्ष से जो रोज संसद के परिसर के भीतर गोल घेरा बनाकर, काली पट्टी लगाकर जोर शोर के साथ आवाज उठाता है और यह मानकर चलता है कि दरअसल लोकतंत्र के मंदिर में अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो कहां उठाएंगे। लेकिन इसी लोकतंत्र के मंदिर के भीतर से लोकतंत्र गायब है, गवर्नेंस के तौर तरीके गायब हो जाए तो फिर इस लोकतंत्र के मंदिर के समानांतर क्या विपक्ष को इस देश की जनता के बीच खड़े होकर उस लोकतंत्र को तलाशना नहीं होगा जहां पे जनता को महसूस हो कि उनकी बात सुनी जा रही है, कोई कह रहा है। कम से कम आने वाले वक्त में उन्हीं की भागीदारी एक नए लोकतंत्र के मंदिर को हो सकता है खड़ा कर दे, क्योंकि विपक्ष तो अपने तौर पर पार्लियामेंट को छोड़ेगा नहीं क्योंकि उसका अस्तित्व उस पार्लियामेंट से जुड़ चुका है और यह मानकर चलता है इसके अलावे उसकी कोई सुनेगा ही नहीं। जनता ने चुनकर भेज दिया, अब यहां आकर हाजिरी लगानी है, शोर मचाना है, चले जाना है, चाहे सामने बैठी सरकार के कानों में जू ना रेंगे या फिर वो अलग अलग मुद्दों के आसरे इस देश की सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को सीधे तौर पर नोक पर ले लें और इस देश का बजट भी डगमगाते हुए दिखाई दे। वो बैंक का फ्रॉड हो, वो डिजिटल करेंसी के नाम पर धोखा हो, वह इस देश के भीतर सबसे बड़े आयुष्मान कार्ड के जरिए घपले और घोटाले की पूरी फहरिस्त हो, वह इस देश में नई पॉलिसी जो एजुकेशन को लेकर बनी उसके समानांतर रेंगने वाला एक ऐसा सच हो जो इस एजुकेशन पॉलिसी में कहीं उसका जिक्र ही ना हो, तो कौन सा क्षेत्र बचेगा जिसको लेकर आज आपसे बात की जाए। लेकिन बात करने की जरूरत है। इसी पार्लियामेंट के भीतर जब यह जानकारी निकल कर आई कि इस देश के भीतर स्वास्थ्य सेवा के नाम पर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ घपला घोटाला होता है, बकायदा हेल्थ मिनिस्टर प्रताप राव जाधव एक जवाब देते हैं। आयुष्मान भारत को लेकर वो जवाब देते हैं और बताते हैं इस देश के भीतर में लगभग 643 करोड़ रुपए के जो क्लेम किए गए और क्लेम करने वाले मरीजों की तादाद जो थी, जो अस्पतालों के जरिए निकल कर आए, वो तकरीबन 3,56,000 थे जो फ्रॉड निकले। सरकार कह रही है
यह भी बता रही है कि तकरीबन 1114 अस्पताल जो थे वो फ्रॉड काम कर रहे थे। जी, ये प्रधानमंत्री की आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इसमें 1504 ऐसे अस्पताल थे जो 122 करोड़ का घपला घोटाला कर रहे थे। 549 अस्पतालों को तो अब आयुष्मान भारत से निकाल दिया गया। 5 लाख हर परिवार को हर बरस देने का जो प्रावधान है और सरकार का जो ऐलान है कि 55 करोड़ लोगों को इससे लाभ होगा और इसके दायरे में तकरीबन इस देश के 12 करोड़ परिवार आ रहे हैं, तो एक क्षण के लिए सोचिए, खुद सरकार कह रही है जितनी बड़ी तादाद में क्लेम फ्रॉड तरीके से हो रहा है, जितने अस्पतालों की उसमें भागीदारी है, उसके बाद आपकी हथेली में यह आयुष्मान भारत का जो सच है वो सिर्फ 6% सही निकलेगा, बाकी सब कुछ फ्रॉड निकलेगा। लेकिन उससे क्या होगा? सरकार ने कहा, आपने सवाल पूछा, उन्होंने लिखित जवाब दे दिया, प्रधानमंत्री यात्रा पर निकल गए। अब हेल्थ मिनिस्टर को इससे क्या लेना देना है? राज्यसभा के भीतर एजुकेशन पॉलिसी को लेकर चर्चा होती है, लेकिन हर कोई भूल जाता है 2019-20 में जब एजुकेशन पॉलिसी आई तो पहला सवाल यही था, क्या इस देश में जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए लाखों की तादाद में देश छोड़कर चले जाते हैं उनको कोई रोकेगा या नहीं रोकेगा? जवाब आया, ये एजुकेशन पॉलिसी सबको रोकेगी, क्योंकि इसके बाद हायर एजुकेशन के क्षेत्र में हम कमाल कर देंगे। लेकिन सच क्या है? उसका सच इतना विभत्स है कि पिछले बरस यानी 2024 में इस देश के भीतर के तकरीबन 13,33,878 बच्चे लिखित तौर पर दुनिया के दूसरे देशों में पढ़ाई के लिए चले गए, और जब 2020 में यह पॉलिसी लाई गई उस बरस 2,60,000 बच्चे गए थे। हालांकि उस बरस कोविड भी था, लेकिन रफ्तार किस तेजी से बढ़ी और पिछले बरस सरकारी आंकड़ा इसी संसद के भीतर बताया गया और ताल ठोक के बताया गया, देखिए हम सच कह रहे हैं कि 13,35,000 बच्चे पढ़ने चले गए बाहर। उन 33,35,000 बच्चों ने बाहर जो फीस दी, जो रिहाइश का खर्चा हुआ, उसको जब मिलाइएगा तो इस देश में मोदी सरकार का बजट उसके सामने 1/4 से भी कम होगा, यानी 25% भी नहीं होगा जो बाहर जाकर पढ़ने के लिए देने को बच्चे तैयार हैं। तो कौन सी एजुकेशन पॉलिसी पर आप कौन सी चर्चा कर रहे हैं? और उस चर्चा के मतलब और मायने क्या हैं? बरस दर बरस ऐसा नहीं है एक छलांग 2024 में लगाई गई, 2023 में भी 13,18,000 बच्चे बाहर चले गए थे, इस बार 13,35,000 चले गए। 2025 के लिए जो यूनिवर्सिटीज की दिशा में अपने लोगों ने अप्लाई किया, उनका आंकड़ा मार्च के महीने से फरवरी बीतते बीतते आना शुरू हो जाता है, और इस बार के औसत परिस्थिति बतला रही है यह आंकड़ा कहीं 20 लाख ना छू ले, यानी 20 लाख बच्चे एक बरस में बाहर चले जाएंगे हिंदुस्तान में हायर एजुकेशन के लिए। बाकियों का तो छोड़ दीजिए, यहां पूरे तरीके से हायर एजुकेशन का जिक्र है। इस पार्लियामेंट के भीतर प्रधानमंत्री नहीं रहना चाहते हैं। वो जानते हैं दरअसल हकीकत इस देश की बड़ी त्रासदीदायक है। इसीलिए तो इसी पार्लियामेंट के भीतर जब यह जानकारी दी गई कि जिस डिजिटल इकोनॉमी का राग पीटा जा रहा है उसमें साइबर फ्रॉड इतना बढ़ गया कि पिछले बरस तक अगर 6,699 लोग थे जिनको 10 लाख रुपए का चूना लगा फ्रॉड के जरिए, वो 2,000 नहीं बल्कि 29,082 लोगों की तादाद हो गई जिनको 10 लाख से ज्यादा का चूना लगा। इस पूरी प्रक्रिया के भीतर लूट है, फ्रॉड है, सिस्टम पूरे तरीके से नाकाम है, गवर्नेंस गायब है, हर क्षेत्र में प्रगति दिखाई जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में नहीं है। वह विदेश यात्रा पर है और उनके अनुपस्थिति में उनकी पार्टी का कोई सांसद, उनकी सरकार का कोई मंत्री एक शब्द भी प्रधानमंत्री के बारे में सुनना नहीं चाहता है। आज ही जब यह सवाल गौरव गोगोई ने खड़ा किया कि प्रधानमंत्री
पार्लियामेंट शुरू होते ही यात्रा पर हैं तो सामने से आवाज आई, आप सम्मान नहीं करते हैं। इन्होंने कहा हम सम्मान करते हैं, उन्होंने बोला जी नहीं, हमारे पास पूरी फहरिस्त है, आप हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करते हैं। तो उनका कहना था आपने तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों का कभी सम्मान किया नहीं, और बात देखिए कहां से कहां चली गई। लेकिन पार्लियामेंट के भीतर प्रधानमंत्री क्यों रहे और प्रधानमंत्री रहे या ना रहे, लेकिन उससे हटकर इस पार्लियामेंट का महत्व क्या है। इस पार्लियामेंट के भीतर जानकारी दी गई कि 2024 में 20 मिलियन डॉलर यानी तकरीबन 177 करोड़ से कुछ ज्यादा का चूना अलग अलग तरीके से लगा है। जो डिजिटल करेंसी होती है वो गूगल पे के हिसाब से हो, पेटीएम के हिसाब से हो, फोन पे के हिसाब से हो, लगभग 1 लाख करोड़ डॉलर जो है 1 ट्रिलियन डॉलर का पूरा आदान प्रदान चलता है। तो इसमें यह अंशभर है, लेकिन भारत के भीतर प्रति व्यक्ति आय और इस देश के भीतर में 80% लोगों की आय के मद्देनजर 177 करोड़ एक बड़ी रकम है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, इस पार्लियामेंट की इमारत तो बदल दी गई। इसी पार्लियामेंट के भीतर बताया गया और चर्चा की गई कि अच्छा अब कोई नया बैंक तो नहीं डूब जाएगा। उस बैंक का नाम इंसाइड बैंक है। 27% शेयर आज ही के दिन गिर गए, क्योंकि इंटरनल रिव्यू में उसने पाया कि जो डेरिवेटिव पोर्टफोलियोज है उसमें गड़बड़ी हुई है, यानी उसमें किसी तरीके की गड़बड़ी से नेटवर्थ एक झटके में 2.3% गिर गया। ये कितना है? ये तकरीबन 1,01,530 करोड़ का है। आप कहेंगे क्या फर्क पड़ता है, आपसे मतलब सत्ता कहेगी क्या फर्क पड़ता है। एक बैंक और सही, इससे पहले भी तो आधे दर्जन बैंक डूबे ही हैं, उनको हमने संभाला ही है, आरबीआई सक्रिय हुआ ही है। लेकिन जिनका पैसा रोक दिया गया, जिस तर्ज पे वो पैसा नहीं निकाल पाते और जो बैंकों में कुछ पैसा जमा करते हैं, उसमें इस देश की हकीकत तो यह भी है, इस देश के भीतर में तकरीबन बैंक अकाउंट खोलने वाले लोगों की सालाना पैसों की आवाजाही 10,000 के दायरे में आने वाले तकरीबन 78% लोग हैं, 78% लोग हैं। क्या फर्क पड़ता है, पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट अपने तौर पर है। इसी संसद के भीतर जानकारी दी गई कि देखिए बजट हमसे संभल नहीं पा रहा है, हमें पैसा चाहिए और पैसा हर क्षेत्र में चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कुछ वेलफेयर स्कीम के तहत लोगों को कुछ सब्सिडी दी जाए। फर्टिलाइजर के लिए हमको 14,100 करोड़ रुपए चाहिए, डिफेंस के पेंशन के लिए हमको 8,400 करोड़ रुपए चाहिए, बाकियों का भी पेंशन देना है, उसका पैसा भी नहीं है तो उसमें 13,400 करोड़ रुपए और चाहिए। टेलीकॉम के क्षेत्र में जो चीजें और की जरूरत है उसमें 5,300 करोड़ रुपए और चाहिए। एग्रीकल्चर और फार्म सेक्टर से जुड़े हुए जगहों पर के लिए भी पैसा चाहिए, तकरीबन 2,100 करोड़ रुपए और चाहिए। पेट्रोलियम सेक्टर के लिए हमको 1,000 करोड़ रुपए चाहिए, यानी 51,463 करोड़ रुपए हमको चाहिए। यानी जो बजट बनाया गया और जो बजट की परिस्थितियां बनते बनते आई, हर सेक्टर में अब पैसे की जरूरत है तो आरबीआई नोट छापे और उसी हिसाब से देश चले। उसके अलावे तो कोई रास्ता बचता नहीं कि बैंक के भीतर फ्रॉड है, डिजिटल इकोनॉमी में फ्रॉड है। गड़बड़ियों की परिस्थिति में सरकार मौन है, चुप है, क्योंकि सत्ता बेसुध तरीके से है कि वो बहुमत में है, कोई डिगा नहीं सकता है। तो फिर इस पार्लियामेंट का मतलब और महत्व क्या है? इस देश के भीतर में वही लोकतंत्र जो चुनावों के जरिए निकल कर आता है, उस लोकतंत्र के दायरे में वोटर लिस्ट गड़बड़ी हो जाती है। कल पहली बार पार्लियामेंट के भीतर बहस की गुंजाइश विपक्ष के नेता राहुल गांधी कर रहे हैं कि दरअसल देखिए इस देश में अलग अलग राज्यों से शिकायत आ रही है कि यहां वोटर लिस्ट गड़बड़ी हो जाती है, तो यहां चर्चा कर लीजिए। अब आप कल्पना कीजिए, विपक्ष का नेता कह रहा है चर्चा कर लीजिए वोटर लिस्ट को लेकर, और पूरे राज्यों के भीतर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में यह बार बार विपक्ष आरोप लगाता रहा और यह फैक्ट्स के साथ चीजें रखी गई कि ये चुने जाने वाले सांसदों के भीतर भी कितनी गड़बड़ घोटाले, किस रूप में इलेक्शन कमीशन का साथ रहा और किस तरीके से काम किया गया। तो फिर उसी जगह बहस कर रहे हैं, जनता का कोई जुड़ाव है ही नहीं। कल राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया और आज इलेक्शन कमीशन ने एक पर्चा जारी कर दिया और कहा जिसे जो कहना है हमसे कहो। 31 मार्च तक की तारीख तय कर रहे हैं। आप आइए, बताइए, हर पार्टी के प्रेसिडेंट को आना चाहिए, उसके ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी को आना चाहिए, सब आके बताइए, हम लोग बहुत ट्रांसपेरेंट हैं। यानी लोकतंत्र के मंदिर के भीतर लोकतंत्र
कैसे हवा में उड़ा दिया जाता है, और यह कहते और सोचते हुए भी विपक्ष सोच नहीं पाता है कि इस पार्लियामेंट के भीतर बैठकर वो क्या कर रहा है और क्यों बैठा हुआ है, क्योंकि उसका अपना अस्तित्व क्या बाहर बिल्कुल नहीं है? यह सवाल तो है। एक क्षण के लिए सुन लीजिए कल राहुल गांधी ने जिस बात का जिक्र किया था, और उसके बाद यह भी देख लीजिएगा जो आज इलेक्शन कमीशन ने पर्चा जारी किया। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके, आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। यानी जिक्र हो रहा है पार्लियामेंट के भीतर चर्चा कराने को लेकर कि जो सांसद चुने गए वो फ्रॉड तरीके से आए हैं, उसमें वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है। और इलेक्शन कमीशन कह रहा है देखिए आप हमारे पास आइए, हम ट्रांसपेरेंट तरीके से बातचीत करेंगे। दोनों परिस्थितियों को एक साथ रख के सोचिए, इस पार्लियामेंट के होने या ना होने से इस देश में क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसी पार्लियामेंट के भीतर फाइनेंस मिनिस्टर कहती हैं कि हमको रिपेमेंट, जो कर्ज लिए हुए हैं उसके रिपेमेंट के लिए हमको तकरीबन 6,27,000 करोड़ रुपए चाहिए। शोर शराबे के बीच हो गया, पास हो गया, मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे। जैसे इससे पहले सब्सिडी के लिए अलग अलग क्षेत्र में, वो फर्टिलाइजर है, फूड है, कुकिंग गैस है, उसके लिए जैसे कर दिया गया। इस पार्लियामेंट के भीतर की महत्ता क्या है जब ये जानते समझते हुए सवाल उठते हैं कि महाराज टैरिफ बढ़ने वाला है, कुछ तो कीजिए, बताइए तो क्या होगा, रास्ता कैसे निकलेगा, बिजनेसमैन भी कहां जाएगा, आम आदमी भी कहां जाएगा? प्रधानमंत्री सफर पे हैं। एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियोज इन्वेस्टर जो हैं, जनवरी के महीने में 78,000 करोड़ रुपया से ज्यादा इक्विटी निकाल लेते हैं, यानी कहिए बेच डालते हैं। फरवरी के महीने में 34,000 करोड़ से ज्यादा। मार्च के महीने में अभी तक 7 मार्च तक का डाटा आता है 24,000 से ज्यादा, 24,000 करोड़ से ज्यादा इक्विटी बेची जाती है। और पहली बार यह भी सामने आता है कि सब कुछ नेगेटिव में है। वो फाइनेंशियल सर्विस हो, लगभग 6,991 करोड़ रुपए वहां से भी निकाल लिए गए। वो एफएमसीजी हो, कैपिटल गुड्स हो, ऑटो मोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स हो, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो, कंस्ट्रक्शन हो, ऑयल गैस, कंज्यूमर फ्यूल्स हो, पावर हो, कंज्यूमर सर्विस हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, हेल्थ केयर हो, रियलिटी हो, मेटल माइनिंग हो, सब जगह से पैसा निकाला गया। सिर्फ एक टेलीकम्युनिकेशन में 7,998 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 805 करोड़ रुपए। यहां पर प्रॉफिट चीजें दिखाई गई, यहां इक्विटीज है, बाकी तमाम क्षेत्रों में चीजें गायब हो गई। लेकिन चर्चा कौन करे, कैसे करे? और चर्चा होते होते जब एजुकेशन पर चली जाती है तो वाकई ये बड़ी विभत्स स्थिति लगती है, जिस देश के भीतर में लाखों बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर चले जाएं, और दुनिया के अलग अलग देशों में लगभग भारत के जो लोग हैं रह रहे हैं, उनकी तादाद 3,21,00,000 है। और इन सब के बीच पार्लियामेंट में जब चर्चा होती है तो किस अंदाज में होती है, उसका एक नजारा देख लीजिए। यह राज्यसभा का नजारा है, एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा से ठीक पहले। सुबह में एजुकेशन मिनिस्टर आए नहीं थे। प्लीज सुनिए बोलने दीजिए, विषय पे हम लोग साहब, क्या डिक्टेटरशिप हो गया? मैं आपसे आज से विनती कर रहा हूं, कौन अनुरोध कर रहा हूं? माननीय दिग्विजय जी को बोलना है। नहीं, मेरा बोलना है, हम बोलने के लिए तैयार भी किए हैं, और आपको क्या क्या ठोकना है ठीक से ठोकेंगे। लेकिन सर, आप बहस आपस में करेंगे। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बातचीत में आप बहुत अनुभवी हैं, आपसे लोग सीखेंगे। उनको ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे। मैं आप सुनिए, ठोक देंगे, कहां कहां ठोकना यह भी ठोक देंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा के नेता हैं, और दूसरी तरफ उपसभापति राज्यसभा के, विचारों का यह आदान प्रदान उसी पार्लियामेंट और लोकतंत्र के मंदिर के भीतर है जहां पर इस देश ने लोगों को चुनकर भेजा, यह सोचकर भेजा शायद उनकी धड़कनें शामिल होंगी। कुछ भी नहीं है।
जब इन बातों का जिक्र हो रहा है तो एक क्षण के लिए फिर से प्रधानमंत्री याद आते हैं जो मॉरिशस की यात्रा पर हैं। मॉरिशस में 8,94,500 इंडियंस हैं, भारतीय हैं। और दुनिया के भीतर इस प्रधानमंत्री ने जितनी यात्राएं की हैं उसके दायरे में दुनिया के तकरीबन 110 देश आ चुके हैं, छोटे बड़े। और दुनिया के लगभग 152 देशों में भारतीय फैले हुए हैं। हर जगह इंडियंस की मौजूदगी है। और उनकी मौजूदगी ऐसा नहीं है कि रईस जगह पे, सब सहारा कंट्रीज में भी है, जिसमें मॉरिशस भी एक आता है, जहां पर 8,94,000 इंडियंस हैं। सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका में है, सब सहारा कंट्रीज में 13,75,000। कुल मिला के सब सहारा की जो भी छोटी कंपनी, गरीब, जो भी छोटी कंट्रीज, गरीब कंट्रीज, जो भी आपके जहन में आए, वहां पर भी लोगों की मौजूदगी है। इस लिहाज से अगर देखना शुरू कीजिएगा दुनिया को, तो मिडिल ईस्ट के भीतर 1,14,00,000 इंडियंस हैं। ईस्टवर्ड एशिया लगभग 62 लाख से ज्यादा इंडियंस हैं, उसमें सबसे ज्यादा मलेशिया में है 20 लाख, फिर सिंगापुर, चीन, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, तमाम जगहों पर है। सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, जहां ब्राजील और पनामा आता है, वहां पर लगभग 42 लाख से ज्यादा इंडियंस हैं। नॉर्थ अमेरिका और कैरेबियन कंट्रीज, उसमें सबसे ज्यादा अमेरिका में है, लगभग 50 लाख इंडियंस हैं। कुल मिला के 74 लाख से ज्यादा इंडियंस इन कंट्रीज में रहते हैं। यूरोप के भीतर 28 लाख से ज्यादा इंडियंस हैं। सबसे ज्यादा इंग्लैंड में है 18 लाख, 19 लाख लगभग। ओसियाना, जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, वहां पर भी तकरीबन 12 लाख लोग हैं। तो दुनिया के हर क्षेत्र में इंडियंस हैं। दुनिया के हर देश में प्रधानमंत्री दौरा कर रहे हैं। इस देश के भीतर के तमाम मुश्किल हालातों में जो पार्लियामेंट के भीतर ही फैक्ट रखे जा रहे हैं, इन सब से हटकर जरा कल्पना कीजिए, एक शानदार भोजपुरी गीत। प्रधानमंत्री को चाहिए कि आरा छपरा चले जाएं, समझें इस दौर में वहां की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों को, और हो तो उस राजनीति को भी समझे जिसने इस देश के भीतर एक मोटी लकीर सांप्रदायिकता के आधार पर, धर्म के आधार पर खींच डाली है। समझे उसे। लेकिन प्रधानमंत्री मॉरिशस में है, और सुन लीजिए। वाकई अद्भुत दृश्य है। भारत के प्रधानमंत्री और वहां पर भोजपुरी गीत, अद्भुत दृश्य है। लेकिन इस देश के विपक्ष को सोचना चाहिए, इस देश के पॉलिटिशियंस को सोचना चाहिए, उनकी मौजूदगी संसद के भीतर क्यों है और इस संसद की महत्ता का मतलब क्या है। एक वक्त कांग्रेस ने सोचा इस देश का मीडिया उन्हें नहीं दिखाता है, तो क्यों नहीं हम जनता के बीच चले जाएं, उनसे संवाद करें, उनसे बातचीत करें। तो फिर भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो गई। तो कोई रास्ता तो निकालना होगा उस पार्लियामेंट को जीवित रखते हुए और यह बताते हुए कि लोकतंत्र का मंदिर तो यही है, कल अगर हमारी सत्ता होगी तो भी यही होगा। जी नहीं, यह बताने और दिखाने की स्थिति अब इसकी जरूरत क्यों नहीं है और क्यों होनी चाहिए, दोनों में एक व्यापक अंतर आ गया है। यह पारंपरिक राजनीति का दौर नहीं है, यह पारंपरिक गवर्नेंस के तौर तरीके नहीं है, यह पारंपरिक डेमोक्रेसी नहीं है, उसके तौर तरीके बदल चुके हैं। तो विपक्ष क्यों बैठा है पार्लियामेंट के भीतर, और पार्लियामेंट के भीतर से जो निकलती हुई आवाजें हैं उससे जनता के कोई सरोकार नहीं। पार्लियामेंट के भीतर बैठकर आप चुनाव जीत नहीं सकते हैं। पार्लियामेंट के भीतर आप वोटर लिस्ट को लेकर बहस कर सकते हैं, लेकिन निकलेगा क्या इस देश के भीतर? इसी पार्लियामेंट में तो ईडी पर बहस हुई, छापा तो कल ही पड़ा था जिसको लेकर शोर था। शेयर बाजार को लेकर बहस हुई, वहां के मैनिपुलेशन को लेकर चर्चा हुई। बावजूद इसके स्थितियां कहां पर अनुकूल हुई? छोटे आम निवेशक की नहीं, बल्कि हमारी टीम ने बताया कि बड़े अनुभवी निवेशक के भी हजारों करोड़ रुपए डूब गए। रेखा झुनझुनवाला 17,000 करोड़ रुपए, विजय केडिया 6,032 करोड़ रुपए, आशीष कचोलिया
557 करोड़ रुपए, 20 से 60% एक लंबी फहरिस्त है जो कि बड़े हाउसेस के पैसे डूबे हैं। लेकिन सवाल यह है, उसके बावजूद भी वो हाउसेस रईस हैं। जनता का पैसा 10 रुपए भी डूब जाए तो उसे पीड़ा होती है। यहां हमने इतनी बड़ी रकम का जिक्र कर दिया तो इस मैनिपुलेशन और इस खेल को समझिए। उसी पार्लियामेंट के भीतर तो चर्चा हुई थी, सेबी की चेयरमैन तक नहीं आ पाई, पार्लियामेंट बुलाती रह गई, कोई आने की जरूरत उन्होंने नहीं समझी और पीएससी कुछ कर नहीं पाई, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है। तो फिर इस पार्लियामेंट का मतलब क्या है? सोचना तो होगा और निर्णय भी लेने होंगे। गीत रोज गाना, रोज सुबह उठना, धोए हुए कपड़ों को पहनना, पार्लियामेंट में आना, उसी अंदाज में बातचीत होना सत्ता और विपक्ष के बीच, और देश के भीतर फैले हुए मुद्दों को लेकर उसी पार्लियामेंट में यह कहना कि आप डाइवर्ट कर रहे हैं। इस देश के भीतर इतने मुद्दे और आप कहीं धर्म के नाम पर, कहीं सांप्रदायिकता के नाम पर, कहीं संस्कृति के नाम पर, कहीं एजुकेशन के नाम पर, कहीं स्वास्थ्य सेवा के नाम पर, कहीं बैंकिंग सर्विस के नाम पर, कहीं डिजिटल इकोनॉमी के घपले घोटाले फ्रॉड को लेकर, सारी चीजों को लेकर सारी चीजें मौजूद है। लेकिन इस पार्लियामेंट का मतलब क्या है? सोचना तो होगा, निर्णय तो लेने होंगे, अन्यथा आप उस सत्ता के सहभागी कहलाएंगे जिस सत्ता ने इस देश में लोकतंत्र की परिभाषा बदली, लोकतंत्र के मंदिर को दूसरी इमारत में तब्दील किया और फिर इन तमाम परिस्थितियों को पूरे तरीके से नाकाबिल करते हुए अपने अनुकूल रास्ता बनाते हुए यात्रा पे निकल गए। सोचना तो होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।